अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान मिचोंग की करेंगे, जिसने आज दोपहर करीब 1 बजे आंध्र प्रदेश के बापटिला में नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल किया। तूफान के टकराने के वक्त हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा रही और इस तूफान के असर से आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों में जोरदार बारिश भी देखी गई। तूफान गुजरने के बाद रेस्क्यू टीमों ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम की शुरुआत करी ताकि जल्दी से जल्दी तूफान प्रभावित इलाकों में जनजीवन बहाल किया जा सके। उधर तमिलनाडु के भी तूफान प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम सरकारी एजेंसियां मदद में जुटी हुई हैं। इन ताकतवर हवाओं के थपेड़ों से कहीं पेड़ धराशायी हुए, कहीं होर्डिंग्स और बिजली के खंभे उखड़ गए, तो कहीं कच्चे मकानों की छतें और दुकानों की तिरपाल उड़ गई। बंगाल की खाड़ी में उठे साइक्लोन मिचोंग का लैंडफॉल दोपहर करीब 1 बजे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच हुआ। इस दौरान जो कुछ भी इस तूफान के रास्ते में आया उसे वो तहस नहस करता आगे बढ़ता गया। लैंडफॉल के दौरान जोरदार बारिश के साथ करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ताकतवर हवाएं चली, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर हवा की रफ्तार कम पड़ने लगी और बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई, जिसके चलते प्रभावित जिलों में कहीं से भी ज्यादा बड़े नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बापटला ये एक रीजन है जो मछलीपट्टनम और नेल्लोर के बीच है और वहाँ पे वो समुद्र को देख रहे हैं कि लाइक इट इज एक्चुअली डांसिंग विद रेज। और इस सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का विंड स्पीड है ये 90 to 100 किलोमीटर पर आवर और इसका गस्ट स्पीड जा रहा है 110 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑलरेडी अलर्ट भेज दिया है, ऑफिशियल्स ऑन द ग्राउंड पे हैं। कल के दिन को यहाँ पे 5 एसडीआरएफ और 5 एनडीआरएफ टीम थे, अभी उसको 9 इंक्रीज कर दिया। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं आपको, जैसा वहाँ पे वो पेड़ को देख रहे हैं, दिस इज द काइंड ऑफ डैमेज एन एक्ट ऑफ नेचर कैन कॉज। तो इसीलिए एनडीआरएफ ने बोल रहा है कि ऐसा कोई लैंडफॉल होने के वक्त किसी को बाहर मत आना। दरअसल मौसम विभाग के सटीक अनुमान के आधार पर सरकारी एजेंसियों ने पहले ही राज्य के प्रभावित जिलों से लोगों को निकालकर राहत शिविरों में पहुंचा दिया था और मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई थी ताकि तूफान के असर से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके, और हुआ भी ठीक वैसा ही। जैसे हमने पूर्वानुमान किए थे ऐसे ही बापटला की क्लोज टू साउथ में ये तट को पार किया है विथ विंड स्पीड ऑफ 90 to 100 किलोमीटर पर आवर। अभी ये धीरे धीरे वीक हो रहा है, इसका विंड स्पीड अभी 80 to 90 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और धीरे धीरे वीक होते हुए आज रात को एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा, जिसका विंड स्पीड होगा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका कोई साइक्लोन इम्पैक्ट नहीं होगा। मिचोंग तूफान के गुजरने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां राहत के काम में पूरी तरह से जुट गई। इस राहत और बचाव अभियान के तहत कहीं गिरे हुए पेड़ों को हटाया जा रहा है, कहीं बिजली की सप्लाई को बहाल किया जा रहा है, तो कहीं निचले इलाकों में लोगों की मदद की जा रही है। इसमें जो वार्निंग थी पहले कि लो लाइंग एरियाज है, कोस्टल एरियाज है, जहाँ पानी हवा के झोंक से जो पुराने घर हैं, कमज़ोर घर है, वो गिर सकते हैं, लो लाइंग एरियाज डूब सकते हैं, तो वैसा हुआ है। और इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें व्यापक इंतजाम किए थे। एनडीआरएफ भी इसमें इन्वॉल्व है, एसडीआरएफ और स्टेट फोर्सेस के साथ। इवैक्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जिसमें पहले से इसमें काम चल रहा था लो लाइंग एरिया से लोगों को हटाने के लिए, या जो घर गिर सकते हैं वहाँ से पहले उनको सेफ जगह ले जाए। तो अभी भी जो वल्नरेबल एरियाज है वहाँ पर काम जारी है। उधर तमिलनाडु के भी तूफान प्रभावित इलाकों में बारिश का दौर थमने के बाद जगह जगह भरे पानी को निकालने का काम शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी एनडीआरएफ की टीमें इन इलाकों में रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं, खासकर जहां पानी ज्यादा भरा हुआ है। आज राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले और उन्होंने राहत शिविरों का दौरा कर वहां का जायजा भी लिया। हम अभी
चेन्नई के टी नगर एरिया में है और आप देख सकते हैं जैसे दिस एरिया इज स्टिल वाटरलॉग, स्टिल इनंडेटेड। साइक्लोन मिगजोंग की वजह से कल चेन्नई में बहुत ज्यादा बारिश हुआ था। 24 आवर्स के लिए बहुत हैवी रेन्स रिपोर्ट किया गया था और कल रात ही थोड़ा कम हुआ है रेन्स, और इस वजह से अभी अगर आप देखें तो वाटर लेवल्स जो है रोड में वो थोड़ा रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी भी है, इनंडेशन अभी भी है। टी नगर कोर सिटी एरिया है, तो अगर हम कोर सिटी की बात करें तो थोड़ा बहुत पानी ड्रेन आउट हो चुका है, लेकिन अगर हम इंटीरियर चेन्नई की बात करें, इंटीरियर रोड्स की बात करें या फिर सबर्बन चेन्नई की बात करें, वहां पे अभी भी सिचुएशन थोड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि पानी उतने तेज से ड्रेन आउट नहीं हुआ है। तो अभी चेन्नई कॉर्पोरेशन का यही एक फोकस होगा, जो भी लो लाइंग एरियाज है, जो भी वल्नरेबल एरियाज है जहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, वहां पे पंप्स और मोटर्स लगा के पानी को ड्रेन आउट करना, यही एक अभी फोकस रहेगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलावा ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कई जिले तूफान से प्रभावित हुए हैं और आने वाले 24 घंटे में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग की इस चेतावनी को देखते हुए इन राज्यों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो फौरन लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। बागटला से प्रमोद माधव, चेन्नई से शिल्पा नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात राम मंदिर की। अगले साल 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों को निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में राम मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण भी जोर शोर से चल रहा है। अहमदाबाद की एक कंपनी इन ध्वज स्तंभों का निर्माण कर रही है। मशीन और सधे हुए हाथों से पीतल पर नक्काशी करते कारीगर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए ध्वज स्तंभ तैयार करने में जुटे हैं। इस ध्वज स्तंभ को बनाने का जिम्मा अहमदाबाद की श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स को सौंपा गया है, जो राम मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण कर रही है। बताया जा रहा है कि श्री राम मंदिर के शिखर पर 44 फीट लंबाई वाले नागर शैली में बन रहे इस ध्वज स्तंभ को लगाया जाएगा, जिसका वजन करीब 5500 किलोग्राम होगा। इस ध्वज स्तंभ के अलावा मंदिर परिसर में 6 और ध्वज दंड भी अहमदाबाद में ही बनाए जा रहे हैं। अहमदाबाद में पिछले 8 दशक से भरत भाई मेवाड़ा, जो कि ध्वजदंड सहित मंदिर की जो भी चीजें होती हैं, मंदिर में इस्तेमाल की जाती हैं, वो चीजें बनाते हैं, और ध्वजदंड, मंदिर के कड़े समेत दरवाजे की जो हार्डवेयर होते हैं वो इनके माध्यम से बनाए गए हैं। फिलहाल जो ध्वजदंड आप देख रहे हैं, ये मंदिर का जो मुख्य भाग होगा उसके ऊपर प्रस्थापित किया जाएगा, और इसी ध्वजदंड को लेकर हम भरत भाई मेवाड़ा से भी बात करते हैं। भरत भाई, क्या खासियत है इसकी? क्योंकि जब मंदिर बनता है तो एक ध्वजा भी लहराई जाती है और उसको लेकर भी लोग उसके दर्शन करते हैं, और शायद वहां तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, पर आज ये ध्वजदंड बन रहा है। कितना बड़ा मौका आपके लिए भी, और क्या इसकी खासियत है? हम भी बहुत खुश है कि हमें ये मौका मिला कि भगवान श्री राम का जो मेन ध्वजदंड है वो मेरी फैक्ट्री में बन रहा है। पहले तो वो एक उनकी कृपा थी, तभी ये सब हमें चांस मिला। ये 6 ध्वजदंड जो है आप जो देख रहे हैं वो उसके लिए है। अच्छा, इसका भी क्या वेट है और इसकी भी लंबाई क्या है? क्योंकि बाहर तो हमने देखा कि जायंट से भी बहुत बड़ा शब्द अगर हम कोई इस्तेमाल कर सकते हैं तो यूनिक है। यूनिक, ये भी यूनिक है। ये भी इसके अपने आप में 20 फीट लंबा है। 20 फीट लंबा है। उसका ओडी है 5.75 इंच, आईडी है 5 इंच, और ये भी मोर देन 700 kg है पर पीस। इन 7 ध्वज स्तंभों के अलावा राम मंदिर की खिड़की और दरवाजों के लॉक, कड़ियां, कुंडे भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही झूमर और पंखों के लिए कड़े पीतल से ही बनाए जा रहे हैं। यानी राम मंदिर की खूबसूरती को निखारने के लिए हर छोटी से छोटी चीज का खास ख्याल रखा जा रहा है।
ध्वजदंड के अलावा भी कुछ जो दरवाजे 42 दरवाजे राम मंदिर में लगने हैं और वो दरवाजे जो हैं वहाँ पे मंदिर के परिसर में ही बनाए जा रहे हैं। पर दरवाजे की जो एसेसरीज होती हैं वो भी आप दृश्य में देख सकते हैं। पूरा ब्रास मटेरियल के अंदर पूरी एसेसरीज बनाई गई है। क्या इसकी भी क्या खासियत है और खास करके इन चीज़ों की आयु क्या रहेगी, क्योंकि राम मंदिर बड़े वर्षों का संघर्ष है, अब जाके वो लोगों का सपना जो है वो पूरा हो रहा है। क्या इसकी आयु रहेगी, क्योंकि ब्रास पे आप पूरा मटेरियल बना रहे हैं, क्या इसके ऊपर भी कोई सोने की परत चढ़ाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप ब्रास बोल रहे हैं ना, उसमें भी हाई ग्रेड का ब्रास है। और ये जो आप देख रहे हैं एक दरवाजा का सामान है, ऐसे 42 दरवाजा का सामान हमने बना के भेज दिया और वहां पे काम शुरू है। श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स के एमडी भरत मेवाड़ा ने बताया कि उनका ये पुश्तैनी काम है और वो इस तरह की चीजें पहले भी बना चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें अयोध्या के राम मंदिर के लिए ध्वज स्तंभ बनाने का मौका मिला तो वो खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं। हम लोग आज तक जो मंदिर में बनाया, वो कोई मंदिर बड़ा मंदिर है तो उसमें 100 पीस लगेगा, तो ये मंदिर में तो हमने 530 पीस बनाए, तो वो भी एक कृपा है अपने आप को। और मैं खुश हूँ कि मुझे ये श्री राम मंदिर में ये काम करने का मौका मिला है। राम मंदिर के निर्माण के लिए देश के अलग अलग राज्यों से चीजें मंगाई जा रही हैं और इसी के तहत ही अहमदाबाद में राम मंदिर के लिए ध्वज स्तंभ को बनाया जा रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि सभी ध्वज स्तंभ अगले 5 महीनों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और फिर इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की बेटी जावेरिया खानम भारत की बहू बनेंगी। वो इसके लिए अपने पिता के साथ 45 दिन के वीजे पर अटारी बॉर्डर से भारत पहुंची, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और इस मौके पर उनके होने वाले पति समीर खान उन्हें खास तौर पर लेने के लिए अमृतसर पहुंचे। अब अगले महीने जनवरी में इनकी कोलकाता में शादी होगी और दोनों ही परिवारों ने वीजा देने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा भी किया। और इस जोड़े से कुछ देर पहले हमारी सहयोगी गुप्ता ने बात की और इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। देखिए, वो कहते हैं ना कि हर लव स्टोरी के 2 कैरेक्टर होते हैं, तो ये दोनों कैरेक्टर जो सरहद पार से एक दूसरे के होने वाले हैं हमारे साथ हैं। सरहद पार वाले प्यार की इस कहानी के दोनों पात्र मेरे साथ हैं, जवेरिया और समीर। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। इनकी कहानी तो हमने आपको सुना दी, लेकिन समीर और जवेरिया ने इस कहानी को जिया है, तो आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं उनकी दास्तान इश्क। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले जो आपने प्रपोजल दिया था समीर, मुझे वो बताओ मुझे, क्योंकि अभी जहन में ना एक गाना आ रहा है। वो गाना सुना आपने? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, यही कह के प्रपोज किया था या कुछ और तरीके से किया था? नहीं, मैंने पहली बार इनकी फोटो देखी थी मेरे अपने मम्मी के फोन में। अच्छा। और वहीं से मुझे पहला प्यार हो गया था कि शादी करनी तो मुझे इन्हीं से करनी है। ये बात है 5 साल पहले की। अच्छा, तो आपने बाइट कही ना कि मेरा सपना था, मैं शादी के लिए ही पैदा हुआ हूँ, शादी ही करना चाहता हूँ। मेरा बचपन से सपना रहा है शादी करना, तो मेरा सपना सच होने जा रहा है। अच्छा, ड्रीम कम ट्रू होने जा रहा है। आई एम श्योर कि वेडिंग भी ड्रीम कम ट्रू होगी। जवेरिया से जानना चाहूंगी, जवेरिया कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? फाइनली आपने जो 5 साल का इंतजार किया ना, वो 5 साल का इंतजार पूरा हुआ और फाइनली आप यहाँ पर आ गई हैं। हाउ एक्साइटेड आर यू? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब शुरू में वीजा, क्योंकि रिजेक्शंस की वजह से तो काफी अनएक्सपेक्टेड था ये वीजा इस दफा मिलना, तो बस वो इतने शॉर्ट टाइम में तैयारियां वगैरह सब की हैं और इतना ट्रिप वगैरह हुआ है, तो यहाँ आई हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है। मतलब मैं गेट से एंटर हुई हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैंने सुना है कि ढोल नगाड़ों के साथ जो आपका स्वागत हुआ है ना, वहाँ पे खूब गिद्दा भांगड़ा सब किया है। समीर पूरी तैयारी करके लेके गए थे कि हाँ आज तो मैं दुल्हनिया को लेकर आऊंगा, है ना? ये तैयारी पूरी थी? एकदम, बस इंतजार था कि ये बॉर्डर पार करे और इनको घर लेके आऊं मैं अपने। सीधा घर ले आता हूँ, 7 फेरे वहीं पे हो जाते हैं, सारा कुछ मुकम्मल कर लेते हैं और दुल्हन जो है वो घर पर आ जाती है। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आपने मम्मी के फोन पे फोटो देखी इनकी, है ना, तब आपने डिसाइड किया कि हाँ यही वो लड़की है। कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो लव एट फर्स्ट साइट वाला ये मामला हो गया। तो उधर से जब आपकी बातचीत शुरू हुई तो वो रोमांस कैसे आगे बढ़ा, कहानी कैसे आगे बढ़ी, वो बताइए थोड़ा सा। पहले जब बातचीत शुरू हुई, ये मेरे बारे में श्योर नहीं थी। किसी भी पाकिस्तानी लड़की को इंडिया आना इतना बड़ा स्टेप होता है, तो थोड़ा डर गई थी ये
लेकिन फिर मैंने इनको कहा था कि हम लोग बात करते हैं, और बात करते करते हम लोग को एक दूसरे से प्यार हो गया, फिर हम लोग का रिश्ता कंफर्म हो गया। जनवरी में 2024 में आप तैयारी कर रहे हैं, डेट फाइनलाइज हो गई है और शादी कहाँ पर होने वाली है? जी 6 जनवरी को शादी होने वाली है कलकत्ते में। अच्छा। में पीसी चित्रा गार्डन है, वहाँ हो रही है शादी। 6 जनवरी 2024 को हम लोग की शादी होने वाली है। अच्छा समीर, ये बताइए कि देखिए चूंकि शादी का मामला है ना, शादी के टाइम पे म्यूजिक होना चाहिए, ढोल नगाड़े होने चाहिए, नाच गाना होना चाहिए, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मेरे को नाच गाना और म्यूजिक बहुत पसंद है। आपकी शादी है, आप दोनों की शादी है, तो एक गाना तो होना चाहिए दोनों की तरफ से। समीर पहले आपकी बारी। एक गाना होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, गाना तो यार शादी है तो शादी का मौका है, शादी वाला घर है, गाना तो गाना पड़ेगा। गाना मुझे गाना पड़ेगा, मैं इतना अच्छा गाना गाता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी नहीं गाती, कोई बात नहीं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। क्या बात है, वीर ज़ारा की याद करवा दी आपने मुझे। और ये एप्ट गाना, एकदम अच्छा गाना आपने ढूंढ कर निकाला है ज़ावेरिया के लिए। ज़ावेरिया, अगर आपको एक गाना गाना पड़े, आप एक गाना डेडिकेट करना चाहें समीर को, तो वो कौन सा होगा? अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल भी भरा नहीं, अभी अभी तो अभी अभी तो ज़ावेरिया एक गाना यार, एक गाना तो और बनता है, इतनी सुरीली आवाज। पल भर ठहर जाओ, दिन ये गुजर जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।